अच्छा, ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे हम। स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए थे। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस इसकी बात कर रहे थे, तो ध्यान दें P4O10 मोर एसिडिक होता है P4O6 से, बट दोनों ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। दोनों ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मतलब ये है कि अगर इनमें वाटर डाल दें आप, वाटर अगर आप डाल दें तो आपको H3PO4 मिलेगा, H3PO4 मिलेगा। और P4O6 में वाटर डाल दें तो क्या मिलेगा? H3PO3। तो एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके एसिड देते हैं। एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शंस को समझना बहुत आसान है। लास्ट क्लास में आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, कैसे रिएक्शन हो रही है वाटर से, आप देखें बिल्कुल आसान है। सारे एसिडिक ऑक्साइड के लिए है ये, फॉर ऑल एसिडिक ऑक्साइड। ये जरूरी नहीं है कि फास्फोरस ही हो, सल्फर है, हैलोजन है, नाइट्रोजन है, सारे ऑक्साइड के लिए इसी तरह से आप सोचेंगे। जैसे ये है P4O10, P4O10, H2O आपने ऐड कर दिया। H2O में लॉन पेयर है और लॉन पेयर की प्रेजेंस में हेटेरो पाई बॉन्ड टूट जाता है। हर एक बार आपको यही करना है, एक एक करके चारों हेटेरो पाई बॉन्ड तोड़ दें। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देना। ऐसे ही इस पाई बॉन्ड को तोड़ना, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा तो यहां से बॉन्ड, एक एक करके ये 4H3PO4 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो H2O किसका काम करता है इसमें? न्यूक्लियोफाइल का। इतना बड़ा बार बार ना लिख के आप एक और सिंपल एग्जांपल रखें दिमाग में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर डालते हैं, क्या बनता है? अब इसमें और इसमें कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ एक हेटेरो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी हेटेरो पाई बॉन्ड है, और H2O न्यूक्लियोफाइल होता है। इसकी प्रेजेंस में क्या होना है? हेटेरो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। हेटेरो पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, ये प्रोडक्ट मिल गया पहला, और इसके बाद दोनों को न्यूट्रल कर लिया। इस केस में यहां से प्रोटॉन फ्री करके इस पे ले आओ तो H2CO3 मिल जाएगा। ऐसा ही यहां पे भी होना है। आप इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेंगे, O- बनेगा। O- जब बनेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन H फ्री करके इसको OH में बदल लेना। तो एक एक करके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड के लिए होता है। आप कोई भी एसिडिक ऑक्साइड सोचो, आपको हेटेरो पाई बॉन्ड मिल जाता है। हेटेरो पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड भी बहुत वीक बॉन्ड मिलेगा साइक्लिक फॉर्म में। तो एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिलता है। ये थ्रू आउट पी ब्लॉक ट्रू है, थ्रू आउट पी ब्लॉक। अब मान लीजिए आपसे कहें बताओ सल्फर ट्राइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा? आप सोचो सेम तरीके से। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड है, तो पूरे पी ब्लॉक के एसिडिक ऑक्साइड के लिए मेथड है। एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिलेगा, और तरीका सिंपल सा है। पहले आप पाई बॉन्ड तोड़ लें और फिर न्यूट्रल कर लें दोनों को, ये बन जाएगा। और फिर यहाँ से प्रोटॉन फ्री करके इसको भी न्यूट्रल कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये पूरे पी ब्लॉक के एसिडिक ऑक्साइड के लिए है। इनके हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिलेगा। नेक्स्ट लिखो, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड से कंबाइन करके एडक्ट बनाते हैं। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट।
नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस भी नॉन रिडॉक्स है, हाइड्रोलिसिस भी नॉन रिडॉक्स है। कर्टेन डाल दो, बंद कर दो। हाइड्रोलिसिस भी नॉन रिडॉक्स है। कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा। अगर आप P4O6 लेते हैं तो फॉस्फाइट बन जाएगा। तो एसिडिक ऑक्साइड से ये कंबाइन करेगा। ये रिएक्शन आपको मेटलर्जी में भी मिलेगी। फास्फोरस के ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं कई ओर्स के साथ। एज इम्प्योरिटी ये प्रेजेंट होता है तो इसका नाम होगा वहां पे गैंग। इम्प्योरिटी को क्या कहेंगे? गैंग। इसको रिमूव करने के लिए हम ऐड करते हैं फ्लक्स। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा? फ्लक्स। और प्रोडक्ट का क्या नाम होगा मेटलर्जी में? स्लैग। तो फास्फोरस के ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी ओर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर एसिडिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो फ्लक्स होगा बेसिक, और बेसिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो फ्लक्स क्या होगा? एसिडिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, P4O6 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जगह जगह इसका यूज करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिहाइड्रेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी आप इसको ऑर्गेनिक में लिखेंगे, जस्ट प्रॉपर्टी लिख लो। रिएक्शंस ऑर्गेनिक में लिखेंगे हम। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, होपफुली आपको याद हो। P4O10 की कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन हो तो क्या बनता है? HPO3 प्लस N2O5। N2O5 बनाने का मेथड है ये। नेक्स्ट है P4 को अगर कोक के साथ हीट कर दें, P4O10 को सॉरी, अगर कोक के साथ हीट कर दें, हाई टेम्परेचर याद करना जरूरी नहीं है, क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और P4। व्हाइट फास्फोरस बनाने का मेथड है ये। तो आपसे ये रिएक्शंस एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा नहीं करना, इन्हीं में से ही आना है। नेक्स्ट लिखो, हैलाइड ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, हैलाइड। हैलाइड में आपके सिलेबस में है PCl3 एंड PCl5। लिखो जल्दी जल्दी, PCl3। PCl3 कैसे बनेगा? डायरेक्ट रिएक्शन से लिख लो, P4 प्लस Cl2। क्लोरीन अगर रेडीमेड रिएक्ट करा दें P4 से, बट कंट्रोल्ड अमाउंट चाहिए क्लोरीन की, कंट्रोल्ड अमाउंट। एक्सेस में क्लोरीन हो तो फिर क्या बनेगा? PCl5 बन जाएगा। तो P4 का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करें Cl2 के साथ। एक तो क्लोरीन का ये डायरेक्ट सोर्स हो गया, Cl2 ही डाल दी। इनडायरेक्ट सोर्स के साथ लिखें। इनडायरेक्ट सोर्स होता है क्लोरीन का SOCl2, SOCl2।
SOCl2 कन्वर्ट हो जाता है SO2 में और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, सॉरी PCl3 बनता है, नॉट क्लोरीन। Cl आता है और P4 से फिर वो रिएक्ट कर जाता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। एक लॉन पेयर होता है इसके पास। थायो मतलब क्या होता है? सल्फर। आपने पढ़ा होगा COCl2 को क्या कहते हैं हम? फॉस्जीन, कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम, बट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अलग अलग है। ये sp3 है और ये sp2 है। कार्बन के पास तो लॉन पेयर होगा नहीं, तो इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो आपको PCl3 मिलता है और ये सल्फर SO2 में आता है, साथ में एक प्रोडक्ट बनता है S2Cl2। S2Cl2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सल्फर में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, अभी पढ़ेंगे 16th ग्रुप में सल्फर, तो उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, SS बॉन्ड बनते हैं। तो H2Cl2 आपको मिलता है। तो P4 की आप डायरेक्ट रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ, या P4 की आप रिएक्शन करा दें SOCl2 के साथ इनडायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। और कोई तरीका नहीं PCl3 बनाने का, यही डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। SO2Cl2 से भी आता है पर वो PCl5 देता है, इतनी ज्यादा क्लोरीन आती है कि सीधे PCl5 बनता है। वहां पे क्या लिखा आपने? पहले PCl3 भी PCl5। हाँ, फाइनली PCl5 पे रुकती है रिएक्शन। SO2Cl2 भी है बट वो PCl5 देता है सीधे। प्रॉपर्टी लिखो जल्दी जल्दी। तो PCl3 काम करता है लुईस एसिड की तरह। PCl3 लुईस एसिड है, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। PCl3 के हाइड्रोलिसिस से वही बनते हैं प्रोडक्ट जैसे आपने SiCl4 का लिखा है। PCl3 के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा आपको? H3PO3 प्लस HCl। हाइड्रोलिसिस का तरीका सबका सेम ही है, हैलाइड के हाइड्रोलिसिस। PCl3 के हाइड्रोलिसिस से मिल जाएगा आपको H3PO3 प्लस HCl। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वाटर किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? Cl को। एक एक करके Cl को बाहर करते जाएं, वाटर लेते आए। इनको नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे हैलाइड में यही होता है, चाहे वो एल्यूमिनियम का हैलाइड हो, चाहे बोरॉन का हैलाइड हो, चाहे सिलिकॉन का हो, लुईस एसिड है सारे। H2O किसका काम करेगा? लुईस बेस का। तो एक तो PCl3 का हाइड्रोलिसिस आपके सिलेबस में है, और ऑर्गेनिक में इसका यूज ज्यादा करते हैं हम एज हैलोजिनेटिंग एजेंट। एज हैलोजिनेटिंग एजेंट। आपके पास COH बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो PCl3 डालते ही ये CCl बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है इसकी पूरी समझाएंगे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ ऑर्गेनिक में, बट रिजल्ट ये है कि COH बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? CCl में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लोरीनेशन होता है। इन्वर्टर ऑफ है, देखो बेटा पीछे से।
ये CO बॉन्ड आप ब्रेक करते हैं और इसकी जगह CCl बनता है। जैसे आपके पास है CH3CH2OH इथेनॉल, इसमें आपने PCl3 डाल दिया तो PCl3 तो H3PO3 में ही कन्वर्ट होने वाला है, बट एल्कोहल CH3CH2Cl में आ जाएगा। आप अगर लिंक करना चाहें तो कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे ध्यान दें, जैसे HOH है वाटर में, ये बॉन्ड टूटा, H की जगह आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? CH3CH2 बस इतना ही चेंज है। प्रोडक्ट में HCl बना तो यहाँ पे CH3CH2Cl बन गया। मैकेनिज्म बिल्कुल एक एक पॉइंट कॉपी करते हैं, वो हम ऑर्गेनिक में डील करेंगे। बट कोई भी अल्कोहल हो, जरूरी नहीं है इथेनॉल हो, आपको कोई भी अल्कोहल दे दें, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है? CO बॉन्ड तोड़ना है, उसकी जगह क्या बना देना है? CCl। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैलोजिनेशन के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे आपके पास ये है इथेनोइक एसिड, इवन इथेनोइक एसिड का OH बॉन्ड टूट जाता है। H3PO3 बनता है साथ में, यहाँ पे एक रह गया, साथ में सभी जगह HCl मिलेगा, ये पूरा नहीं है, सभी जगह HCl बनेगा। HCl लिख लो सब में साथ साथ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैलोजिनेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? PCl3 का। तो इसको हम कहते हैं हैलोजिनेटिंग एजेंट। और सीधा ये COH बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह क्या लेके आना? Cl। पूरी मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में डील करेंगे। नेक्स्ट लिखो आप PCl5, जल्दी जल्दी लिखो। PCl5 बनाने के भी सिमिलर मेथड्स हैं। P4 प्लस क्लोरीन इन एक्सेस, P4 प्लस क्लोरीन इन एक्सेस, लिखो जल्दी। क्लोरीन को एक्सेस में ले लेंगे तो PCl5 मिलेगा फाइनली। दूसरा मेथड है SO2Cl2 के साथ रिएक्शन। P4 और क्लोरीन को आप एक्सेस में ले लें तो PCl5 मिलेगा। दूसरा मेथड है P4 की रिएक्शन SO2Cl2 से कराएं तो PCl5 मिलेगा प्लस SO2 गैस लिबरेट होगी। और PCl3 की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं तो ये PCl5 में चला जाएगा। अब अगर कंपेयर करें PCl3 और PCl5 को तो कौन मोर रिएक्टिव होगा? PCl5 मोर रिएक्टिव होगा PCl3 से। क्यों मोर रिएक्टिव होता है ये? क्योंकि PCl5 में दो PCl बॉन्ड वीक बॉन्ड है, PCl3 से भी वीकर बॉन्ड है। कौन से दो बॉन्ड वीक बॉन्ड है? एक्सियल।
ये दोनों बॉन्ड एक्सियल है और ये ट्रायंगुलर प्लेन में बॉन्ड है इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर भी होता है और वीकर भी होता है। तो PCl5 PCl3 से मोर रिएक्टिव होता है। जो रिएक्शन आपने PCl3 में लिखी है वो सारी रिएक्शन PCl5 में भी होंगी। PCl5 का आप हाइड्रोलिसिस करें, अगर आप स्मॉल अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं कंट्रोल्ड अमाउंट, तो पहले आपको POCl3 मिलेगा, रिएक्शन POCl3 पर रुक जाएगी। अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट लेते हैं इसकी, कौन से दो क्लोरीन बाहर गए होंगे? एक्सियल, पहले POCl3 बनता है। और अगर एक्सेस में वाटर ले लें, सफिशिएंट अमाउंट में ले लें, तो फाइनली H3PO4 मिलेगा। तो PCl3 के हाइड्रोलिसिस से बनता है H3PO3, PCl5 के हाइड्रोलिसिस से बनेगा H3PO4। ये रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नॉन रिडॉक्स है। नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस है ये। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिनमें OH बॉन्ड है, PCl3 उनसे रिएक्शन करेगा, PCl5, और अगर कंट्रोल्ड अमाउंट है तो आप वही लिखेंगे POCl3 प्लस HCl। अगर एल्कोहल लिमिटेड अमाउंट में है तो POCl3 बनेगा, और एल्कोहल एक्सेस में है तो क्या बना देना फाइनली? H3PO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए इसकी लिमिटेड अमाउंट ही लेते हैं, तो इसी रिएक्शन का यूज होता है वहां। फर्दर देखें, ये तो सिंगल बॉन्ड था। एक रिएक्शन जो PCl3 नहीं देगा बट PCl5 देता है, जैसे ये एसीटोन है, इसमें अगर आप PCl5 डाल दें तो ये डबल बॉन्ड O की जगह दो क्लोरीन आ जाती हैं। ये रिएक्शन PCl3 नहीं देता, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाती है। इसका रीजन ये है, और इसकी कई रिएक्शन और आएंगी। अभी रिसेंटली जेई में एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम भी आई, बताते हैं कौन सी है वो। बट काम की चीज ये है इसमें कि फॉस्फोरस और कार्बन में अगर चॉइस करना हो तो ऑक्सीजन की पसंद कौन है? आंसर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में मोर एफिनिटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन। क्यों? ऐसी कई रिएक्शंस हम अभी आगे लिखेंगे। ऑर्गेनिक में तो ये पॉइंट थॉरोली यूज होने वाला, ध्यान दें। जो भी लॉन पेयर कंटेनिंग एटम है, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, वो ऐसे एटम से बॉन्ड बनाना चाहते हैं जिसके वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल हो। क्यों? सो दैट दे कैन डू बैक बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ही स्टेबल हो जाएगा। ये छोटा सेंटेंस नहीं है, इस पे आपको मोर देन 100 रिएक्शंस मिलने वाली ऑर्गेनिक में।
ये होता कैसे है पूरा कन्वर्जन, ये ऑर्गेनिक में ही डील करेंगे, बट ये डबल बॉन्ड हो कन्वर्ट हो जाता है 6 बॉन्ड में। अब देखें आप, यही एडवांस की प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर्स की, आपको मिल जाएगी, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। उन्होंने पूछा था कि PCl5 को POCl3 में कौन कौन कन्वर्ट करेगा। एक लिस्ट थी मॉलिक्यूल्स की, 10-15 मॉलिक्यूल लिख दिए उन्होंने थोक में, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम बना दी कि इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो PCl5 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, PCl3 में। अब आप POCl3 में कॉमन सेंस लगाएं कि ये डबल बॉन्ड O भी इसके लिए यूज हो रहा है, POCl3 बन रहा है। इसका मतलब साफ है कि नेसेंट ऑक्सीजन का कोई भी सोर्स हो, वो PCl5 को किस में कन्वर्ट कर देगा, POCl3 में, क्योंकि फास्फोरस किससे बॉन्ड बनाना चाहता है, ऑक्सीजन से। अब आपको करना क्या था, उन सारे मॉलिक्यूल्स में नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्सेस देखने थे, बस इतना ही था। नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्सेस देखने थे, डबल बॉन्ड O अगर प्रेजेंट है तो वो देखना था, COH बॉन्ड है तो ये देखना था आपको। ये सब मिलके क्या देंगे, POCl3। इवन PCl5 से भी कंबाइन करता है और POCl3 बना लेता है, SO2Cl2 बनता है। PCl5 ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करता है, POCl3 बनता है, CaCl2 आपको मिलेगा। बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंस नहीं है तो ये आपको मिलते हैं। और जितनी चाहे रिएक्शन लिख लें आप PCl5 के साथ, जो आपको, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये आपको POCl3 देगा प्लस H2O प्लस HCl। तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखें प्रॉब्लम और कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो PCl5 के केस ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है PCl5 का कि जो लोअर हैलाइड है वो हायर हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं। लोअर हैलाइड को हायर हैलाइड में कन्वर्ट करना हो तो PCl5 का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास SN है, SnCl2 है मान लीजिए, SnCl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4 में। लोअर हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, हायर हैलाइड में। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हैलोजन से कंबाइन करने के लिए जाने जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिख चुके हैं, एक तो सिल्वर और दूसरा Zn। दे आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग डीहेलोजिनेटिंग मेटल्स। इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का CX बॉन्ड तोड़ के हैलोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां तो PCl5Cl देने को तैयार बैठा है। PCl5Cl देने को तैयार बैठा है, क्योंकि PCl बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड कैसे हैं, वीक बॉन्ड। आप याद करो, आप लिख चुके हैं ये सारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करें तो जैसे आपके पास डाई हैलाइड है, क्लोराइड ब्रोमाइड,
इसको जिंक के साथ आपने हीट कर दिया, क्या बन गया था ध्यान दें, ZnBr2। दूसरी रिएक्शन आप याद करें, क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ हीट किया था हमने, क्या बन गया था, इथाइन। कुछ याद आ रहा हो आपको? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम होती तो बहुत सारी मेटल्स हैं, बट इन्हीं को यूज करते हैं जो आपके सिलेबस में हो, यही आना है, यही याद रह जाए तो भी बड़ी बात है। तो Zn और सिल्वर ये दोनों मेटल्स हम यूज करते हैं क्या रिमूव करने के लिए, हैलोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जरा PCl5 के रिस्पेक्ट में सोचें, PCl5 में तो 2 क्लोरीन आसानी से आपको मिल जाती हैं, तो अगर Zn इसमें डाल दें क्या होगा, इमीडिएटली रिएक्शन होगी, PCl3 और ZnCl2 बनेगा। कोई दिक्कत हो किसी को बताओ? PCl5 में सिल्वर डाल दें, बताओ क्या होगा, ये तो 2 क्लोरीन ले लेगा तुरंत ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी तरह की। Zn और Ag हम यूज करते हैं थ्रू आउट ऑर्गेनिक एज डीहेलोजिनेटिंग मेटल्स। डीहेलोजिनेटिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेलोजन फ्री करना। इवन आप टिन मेटल भी ले सकते हैं, टिन ये तो मेटलॉइड फॉर्म में है, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, PCl3 और SnCl2 बन जाएगा, और एक्सेस में ले लें तो SnCl4 तक जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है PCl5 को अगर क्लोज्ड कंटेनर में हीट करें तो ये इक्विलिब्रियम बना लेता है इन क्लोज्ड कंटेनर, और आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको लिखा होगा जरूर। PCl5 अगर क्लोज्ड कंटेनर में हीट करें तो इक्विलिब्रियम सेट होता है। ठीक है, सॉलिड PCl5 किस तरह का सॉलिड है, ऑलरेडी आप लिख चुके, किस तरह का मतलब आयनिक या कोवेलेंट, तो आंसर है आयनिक सॉलिड है। PCl4 प्लस आयन और PCl6 माइनस आयन से मिलके बनता है। सॉलिड PCl5 2 आयन से मिलके बना है, बट PBr5 सॉलिड कैसा है, ये भी आयनिक सॉलिड है, बट आयन कौन से हैं, PBr4 प्लस एंड Br माइनस। Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता, PH5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल अपोजिट रीजन से इनके। Pi5 भी अनस्टेबल है और PH5 भी अनस्टेबल है। Pi3 बनता है, PH3 भी बनता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर P4 में आयोडीन एक्सेस में डाल दें तो क्या मिलेगा, एक्सेस में डाल दें तो भी आंसर है Pi3 ही मिलेगा। दूसरा ऐसे भी कहें कि P4 की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं और हाइड्रोजन एक्सेस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्या मिलेगा आपको? PH3 नॉट PH5। इसका मतलब साफ है कि फास्फोरस की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए तो है, बट फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं जाता। आप ये बात पहले भी लिख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो फास्फोरस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अचीव करेगा। हाइड्रोजन के साथ ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अचीव नहीं करता। हाइड्रोजन किस तरह का मॉलिक्यूल है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन उसको हायर ऑक्सीडेशन नंबर में जाने ही नहीं देगा। फिर आयोडीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PI5 क्यों नहीं बन रहा? तो 5 आयोडीन अबाउट 1P एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई अबाउट 15th ग्रुप की। इतना आपको करना है, इससे आगे नहीं सोचना। आपके लगभग 5 टेस्ट मैंने ले लिए, एक और लूँगा अगली क्लास में। तो 120 क्वेश्चंस तो 15th ग्रुप के आपके पास इकट्ठे हो गए। किसी बुक को खोलेंगे तो 120 में पूरा P ब्लॉक ही खत्म है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन कलेक्शन होता जा रहा है, इनको रखें, और आपके एग्जाम के बाद फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इन सभी पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप 16th ग्रुप। 16th ग्रुप एलिमेंट को क्या कहते हैं बताओ? हाँ, कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस, जो चाहे पढ़ें, अंग्रेजी तो अंग्रेजी है। चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। कैल्कोजेंस और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। प्रॉपर्टीज में पोलोनियम को इंक्लूड नहीं करते हम, क्योंकि ये एलिमेंट कैसा है? रेडियो एक्टिव। इसका बिहेवियर ही बिल्कुल अलग है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब रीजनिंग वही है जो 15th ग्रुप ने आपने लिखी है, जस्ट ट्रेंड लिखते जाओ। तो साइज का क्या ट्रेंड है? जल्दी जल्दी लिखो। एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हम, लिखो। साइज डाउन द ग्रुप रेगुलरली इंक्रीज होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं इसका। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप रेगुलरली डिक्रीज होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी रेगुलरली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी रेगुलरली, कोई एक्सेप्शन नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में रेगुलरिटी होती है, वो पूरे पी ब्लॉक में है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी नेगेटिव होगी, नंबर 1। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर ऑल। मोस्ट नेगेटिव किसके लिए? सल्फर के लिए। 16th ग्रुप में मोस्ट नेगेटिव सल्फर के लिए। तो ऑक्सीजन से सल्फर पे जाएंगे तो मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, और सल्फर से नीचे आएंगे तो लेस नेगेटिव वैल्यू होगी।
सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव। अगर रिलेटिवली डाटा देखें तो सल्फर और सेलेनियम के बाद ऑक्सीजन का नंबर है, नहीं इसमें सॉरी डाटा है इसके, हाँ ऑक्सीजन की लीस्ट नेगेटिव है, लीस्ट नेगेटिव। ऑक्सीजन की पूरे ग्रुप में सबसे कम नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जल्दी लिखो, नेक्स्ट लिखो। डेंसिटी अंडरस्टूड है, डेंसिटी ऑक्सीजन तो गैस होती है, सल्फर सॉलिड होता है, तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप रेगुलरली इंक्रीज होती है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप रेगुलरली इंक्रीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं टेलुरियम तक। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसको याद रखना आसान है रिलेटिवली। ये तो बात हुई अबाउट देयर फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नाउ राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो, सबसे पहले दो बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की कहां से कहां वेरी करती है, -2 से +2 तक। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 to +2। -2 तो सारे ऑक्साइड्स में होती है और +2 होती है फ्लोराइड के साथ। O2F2 में +1 और OF2 में +2। फ्लोरीन के साथ इसके कंपाउंड बने तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात दिमाग में रहे। ऑक्सीजन के अलावा बाकी सबकी -2 से +6 तक, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां वेरी करेगी, -2 to +6। और डाउन द ग्रुप किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +4 की। डाउन द ग्रुप +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताएं SF6 एंड TeF6 में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट कौन, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट कौन, SF6 एंड TeF6 में। TeF6 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, ये आसानी से फ्लोरीन प्रोवाइड करेगा। ये TeF4 में आना चाहता है और आप जानते हैं कि फ्लोरीन ही ऑक्सीडेंट का काम करने वाला है, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। तो TeF6 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया आपको है, दूसरा मैक्सिमम कोवेलेंसी। केमिकल प्रॉपर्टीज में इनका यूज होना है। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑक्सीजन की कितनी, 3 होगी। पूरा डिटेल मैं समझा चुका हूं। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 होती है और जब ये 3 कोवेलेंसी में आएगा इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, +1।
मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑक्सीजन की 3 एंड देन फॉर्मल चार्ज इज +1। और सल्फर से नीचे देखें तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 6। समझ में आ गया इतना आप सबको? तो ये तो बात हुई इनकी जनरल प्रॉपर्टी जो हमें यूज करना है। नाउ राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज में 1 by 1। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद एसिड, बेस, वाटर, यही सारे केस हमें द्वारा से सोचना है जो आपने 15th ग्रुप में लिखे। लिखो 1 by 1। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस में सारे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। O2 और H2 की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। N2 के साथ दिक्कत होती है, बट O2 और H2 की रिएक्शन बहुत ही आसान। बट दिक्कत कहाँ पे है, ध्यान देना, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, एक्सट्रीमली स्लो। स्पॉन्टेनियस तो है, थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस बट एक्सट्रीमली स्लो। मतलब ये कि एयर है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एयर में छोड़ दें, तो O2 से रिएक्ट करके वाटर बनना चाहिए। वाटर बनते हुए आपको दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन है। ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन लगते हैं, हजारों साल लगे वाटर बनने में। समझ में आ रहा कि नहीं? तो कितनी स्लो है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बट थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो हमें ऐसे फील होता है, क्योंकि हमारी लाइफ मैक्सिमम 100 ईयर्स है, अब तो उतनी भी नहीं बची, तो हमें ऐसे लगता है कि ये रिएक्ट ही नहीं करते। थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस बट एक्सट्रीमली स्लो। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम कैटालिस्ट लेते हैं, प्लेटिनम कैटालिस्ट का यूज करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ जाए। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ स्पॉन्टेनियस है, और ऑक्सीजन के साथ स्पॉन्टेनियस है तो सल्फर के साथ तो होगी ही, क्योंकि सल्फर में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? डबल बॉन्ड। तो सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ, टेलुरियम के साथ आसानी से रिएक्शन होती है, केवल स्लो किसके साथ है? तो ये कंपाउंड बनते हैं H2O, H2S, H2Se, H2Te, ये कंपाउंड बनते हैं। इसमें रूम टेम्परेचर पे केवल H2O लिक्विड है और बाकी सब गैस है। H2O लिक्विड क्यों है? रेस्ट आर गैस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। H2O मॉलिक्यूल्स में H बॉन्डिंग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड है, रेस्ट आर गैसेस। दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है? अक्सर आता है इनमें क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? तो पूरे ग्रुप में किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम? H2O का। सेकंड नंबर पे किसका? H2Te। फिर उल्टा करना है, बॉटम से चलो। H2O का मैक्सिमम है, सॉरी, रीजन है H बॉन्डिंग। देन बॉन्ड एंगल अबाउट सेंट्रल एटम,
इन सब में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। H2O में ऑक्सीजन, H2S में सल्फर, सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बॉन्ड एंगल अबाउट सेंट्रल एटम डिक्रीज करेगा। सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है सेंट्रल एटम पे सबके पास लॉन पेयर है, दे आर लुईस बेस। बेसिक कैरेक्टर में क्या ट्रेंड होगा डाउन द ग्रुप? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। आप 15th ग्रुप को दिमाग में रखें, आप सारी बातें अपने आप कह सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपसे इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखें प्रीवियस ईयर्स के, आपको पता लग जाएगा। ये सब कुछ एनसीईआरटी में भी लिखा है, जो नहीं है वो है एक्सप्लेनेशंस, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एनसीईआरटी भी आप एक एक लाइन पढ़ते जाएं।